हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो सीआरपीसी की जगह अब बीएनएसएस ने ले ली है और बीएनएसएस के सेक्शंस को कैसे आसानी से याद करें, इसके लिए आज का सेशन मैंने रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें हम सीआरपीसी के सेक्शंस अब बीएनएसएस की किस सेक्शन में आ गए हैं वो समझने वाले हैं। और वो भी वो सेक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि सीआरपीसी में तो टोटल 484 सेक्शंस ही हुआ करते थे, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नंबर ऑफ सेक्शंस अब बढ़ गए हैं। टोटल 47 सेक्शंस बढ़ गए हैं और अब टोटल सेक्शन हो गए हैं 531 सेक्शंस। हालांकि ये नंबर जो दिख रहे हैं अपन को कि 47 सेक्शंस बढ़े हैं, एक्चुअल में इतने भी नहीं बढ़े हैं, क्योंकि सीआरपीसी में हमें पता है कि 41A, B, C, D है ना, इस तरीके के प्रोविजंस हुआ करते थे। तो वो सेक्शंस तो थे, लेकिन वो छिपे हुए थे और अब वो सेक्शंस हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। और चैप्टर्स की भी बात करें तो सीआरपीसी में चैप्टर्स भी छिपे हुए थे, जैसे कि चैप्टर नंबर 7A, चैप्टर नंबर 21A, और वो अब हमें बीएनएसएस में क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन से सेक्शंस अब कहाँ पहुंच गए हैं बीएनएसएस में, ताकि आपको इजीली वो प्रोविजंस याद हो जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सीआरपीसी की प्रोविजंस याद है, लेकिन बीएनएसएस में बीएनएसएस उन्होंने स्टडी नहीं किया है, तो अब इस सेशन के बाद में उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीआरपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, या अब हम कह सकते हैं कि बीएनएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक्चुअली जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 154, क्योंकि आपराधिक विधि को मोशन में लाने की दो ही तरीके हैं कि या तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर लॉज करवाइए अगर आपका ऑफेंस है कॉग्निजेबल, और अगर आपका ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल तो फिर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। तो सबसे पहले जो सीआरपीसी में हम एफआईआर 154 में करते थे, अब वो बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 173 में आ चुकी है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस भी आए हैं, और चेंजेस अगर आपको जानने हैं तो इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। एक मेजर चेंज मैं आपको बता देती हूँ कि सीआरपीसी में भी 0 एफआईआर का प्रोविजन था, लेकिन एक्सप्रेसली वो 154 में नहीं दिया हुआ था, लेकिन बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 173 में एक्सप्रेसली ये प्रोविजन दिया हुआ है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, किसी भी थाने के में एफआईआर लॉज करवाई जा सकती है। हालांकि 0 एफआईआर ऐसा नाम नहीं दिया है, लेकिन 0 एफआईआर का प्रोविजन 173 में दिया गया है। तो अब 154 जो है वो हो गई है बीते जमाने की बात, और अब 173 आ चुकी है एफआईआर के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो न सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को बल्कि एक आम व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए। अगली सेक्शन 156, जिसमें हम पढ़ते थे पुलिस ऑफिसर की पावर रिगार्डिंग इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये सेक्शन पहुंच चुका है 175 में। तो 175 डील करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। तो ये 156 जो था वो 175 आ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सीआरपीसी याद है तो ज्यादा मुश्किलें नहीं आनी है। कैसे? यहाँ पे 2 सेक्शंस के बाद में ये सेक्शन हुआ करता था, और यहाँ पर भी सेम 173 से 175 में आ गया, 154 से 156 पे ये आ गया है। उसके बाद में 161 के बयान जो पुलिस अधिकारी के समक्ष होते थे वो अब हो चुके हैं 180 में, पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। जो 161 में होती थी सीआरपीसी में, अब ये 180 में होगी बीएनएसएस में। उसके बाद में 164 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। तो वो प्रोविजन सीआरपीसी में हम 164 में देखा करते थे। अब ये प्रोविजन बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 183 में आ चुका है, जहां पे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स होंगे बाय द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद में 164A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें जो रेप विक्टिम है
उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। तो ये 164A में हुआ करती थी, और अब क्योंकि 164A इसलिए था क्योंकि ये प्रोविजन अमेंडमेंट के बाद में इंसर्ट किया गया था इन सीआरपीसी। तो अब बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 184 में इसी जगह मिली है, जिसमें बलात्संग का जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। सीआरपीसी में जो रेप विक्टिम है, रेप अक्यूज्ड है, दोनों की मेडिकल एग्जामिनेशन होती थी, और बीएनएसएस में भी यही प्रोविजंस किए गए हैं, दोनों की ही एग्जामिनेशन होती है। क्योंकि रेप के केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी हो जाती है और एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। तो रेप विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों की होती है। यहाँ पे हम रेप विक्टिम का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जो बीएनएसएस में अब 184 में आ चुका है, यानी टोटल 20 सेक्शंस ये आगे बढ़ चुका है। उसके बाद में 167 जो सीआरपीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था, अब ये सेक्शन पहुंच चुका है 187, वही जस्ट 20 सेक्शन आगे, जो ये प्रक्रिया बताता है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, ये 167 था, अब ये 187 आ चुका है। 20 प्लस कर लीजिए सीआरपीसी के सेक्शन में, प्लस 20 कर लीजिए, तो फिर ये आ गया बीएनएसएस का सेक्शन, और यहां पर भी प्लस 20। ठीक है, उसके बाद में 173 ये पहुंच चुका है 193, यहां पर भी आपको क्या करना है, प्लस 20 कर लेना है। 173 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था कि कॉग्निजेबल केस जहां पे होता है वहां पे पुलिस अधिकारी एफआईआर लॉस करता है, और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट उसके पास ही पावर होती है कि वो मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो अपनी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सौंपता है, जिसके पास क्षेत्राधिकार है। तो उसे पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसे चालान भी कहा जाता है, उसे चार्जशीट भी कहा जाता है। तो ये 173 में हुआ करती थी, और अब ये बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 193 में आ चुकी है। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद में इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में 190 में मैजिस्ट्रेट जो है वो अपराधों का संज्ञान लेता था। 190 सीआरपीसी में जो पुलिस रिपोर्ट पर या फिर परिवाद पर या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी इत्तला प्राप्त होती है उस पर, ये प्रोविजन अब बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 210 में आ चुका है, यानी यहां पर भी प्लस 20 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में 193 जो ये प्रोविजन करता था कि सेशन न्यायालय जो है वो डायरेक्टली किसी मैटर का संज्ञान नहीं लेंगे जब तक कि एक्सप्रेसली ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है, क्योंकि संज्ञान जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेते हैं और वो मैटर को कमिट करके भेजते सेशन कोर्ट में। लेकिन जहां पे एक्सप्रेसली प्रोविजन दिया होता है कि सेशन कोर्ट ले सकेगा तो वहीं पर ले सकता है। जैसे सीआरपीसी की 199 क्लोज 2 में सेशन कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता था। ठीक है, तो ये प्रोविजन 193 सीआरपीसी में होता था, यहाँ पर भी प्लस 20 कर दीजिए, और ये अब हो चुका है बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 213 कि अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद में सेक्शन नंबर 200 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे परिवाद पेश किया जाता था मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट परिवादी और उसके साथ में जो भी साक्षी है उनकी परीक्षा करता था, क्योंकि जब मैटर परिवाद पर होता है, जब परिवाद संस्थित किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट उस मामले में बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे कोई जानकारी होती नहीं है कि बेसिकली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैजिस्ट्रेट इसलिए परिवादी की परीक्षा करता था। तो वो प्रोविजन सीआरपीसी में 200 में होता था और यहाँ पे अब 223 में आ चुका है, मतलब यहाँ पे तो प्लस 23 हो चुका है। 200 का प्रोविजन अब 223 में आ चुका है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 202 जहां पे पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी किया जाता था। क्यों किया जाता था? न्यायालय ये देखता था कि क्या वाकई में मामला बन रहा है, क्या वाकई में अपराध बन रहा है, तो उसके लिए वो खुद भी इंक्वायरी कर सकता है या फिर वो पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो उस मैटर में इन्वेस्टिगेट करे। तो ये प्रोविजन 202 में हुआ करता था और अब ये पहुंच चुका है बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 225, यानी यहाँ पर भी सेम वही प्लस 23 हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद में 203 जहां पे कंप्लेंट डिसमिस कर रहे हैं, अगर मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने के बाद में या पुलिस अधिकारी को आदेश दिया है अन्वेषण करने का, उसके बाद में अगर लगता है कि अपराध नहीं बन रहा है, मामला नहीं बन रहा है, तो परिवाद खारिज कर देता है। तो ये सीआरपीसी में 203 में हुआ करता था, जबकि अब ये बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 226 में कर दिया गया है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। तो यहां पर भी +23 हो चुका है। अगेन 205 ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पे हाजिरी माफी दी जाती है। तो अब ये हाजिरी माफी 228 में, यानी कि यहां पर भी +23 हो चुका है। उसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं चार्ज का। तो चार्ज हम सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 211 से लेके 224 तक पढ़ते थे। अब ये चैप्टर जो 211 से लेके 224 तक चलता था, ये चैप्टर बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 234 से लेके 247 तक है। हालांकि इसमें जो प्रोविजंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, सेक्शंस उतनी ही है जितनी की सीआरपीसी में हुआ करती थी। ये चैप्टर जो 211 से 224 तक था, ये 234 से लेके 247 तक अब हो चुका है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको सेक्शंस पता होनी चाहिए कहां पर अब आ गई है। उसके बाद में सेशन ट्रायल, जो ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष होती है उसे सेशन ट्रायल बोलते हैं। एक्चुअल में तो ये वारंट ट्रायल ही होती है, ठीक है, लेकिन इसका नाम सेशन ट्रायल रखा गया है। और मैजिस्ट्रेट जो वारंट ट्रायल करता है उसका नाम वारंट ट्रायल है। मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, समन मामलों की भी करता है और वारंट मामलों भी करता है, तो उनका अलग अलग नाम है, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल। और जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होती है उसको नाम सेशन ट्रायल ही दिया गया है। तो सेशन ट्रायल सीआरपीसी में 225 से लेकर 237 तक हुआ करती थी, और अब ये बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 248 से लेके 260 तक हो रही है। यहां पर भी सेक्शन नंबर वही है, सीक्वेंस वही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बीएनएसएस को याद करने में अगर आपको पहले से सीआरपीसी का नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपको नहीं आने वाली है। हालांकि कुछ चेंजेस हैं, टाइमलाइन के रिगार्डिंग चेंजेस है, कुछ नए प्रोविजंस भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वही है जो सीआरपीसी में होती थी। तो अगर आपको मेनली जो बेसिक प्रोविजंस है अगर आपको उनका नॉलेज है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और अगर आप फ्रेशर है तो प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, क्योंकि फिर तो ये है कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, तो बस छाप दो उस पे बीएनएसएस को पूरी को। उसके बाद में हम पढ़ते थे वारंट ट्रायल। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो वारंट ट्रायल दो प्रकार की होती है, एक जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट होती है और दूसरी जो अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट होती है। तो वो प्रोविजन सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 238 से लेके 250 तक हुआ करता था, और अब ये बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 261 से लेके 273 तक पहुंच गया है, जिसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है वारंट ट्रायल का, चाहे वो बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट हो या अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट हो। उसके बाद में समन ट्रायल जो 251 से लेके 259 तक हुआ करती थी, अब वो 274 से लेके 282 तक है। ट्रायल्स में जो है वो सीक्वेंस वही है जो सीआरपीसी में हुआ करता था। नंबर जो सेक्शन का है वो तो चेंज हो चुका है क्योंकि वो पहले से ही आगे बढ़ चुकी है सेक्शंस, ठीक है, लेकिन सेक्शंस का जो सीक्वेंस है वो वही है कि पहले ये सेक्शन आया करती थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि प्रोविजन तो वही है। ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है वो तो अभी भी वही है, वो प्रोसीजर में कोई मूलभूत चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अब ये 274 से लेके 282 तक हो चुका है मैजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। समन मामले वो मामले जो वारंट मामले नहीं है, और वारंट मामले कौन से होते हैं जिसमें 2 साल से अधिक का कारावास होता है। तो बेसिकली समन मामला वो होता है जिसमें 2 साल से कम का कारावास होता है, तो उनका ट्रायल 274 से लेके 282 तक दिया गया है। उसके बाद में समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, ये सीआरपीसी में 260 से लेके 265 तक पढ़ते थे, और अब ये 283 से लेके 288 तक दिया गया है। फिर हम पढ़ते थे प्ली बार्गेनिंग, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविजन था वो अमेंडमेंट से आया था, तो इसलिए चैप्टर नंबर 21A में इसको जगह मिली थी, और 265A से लेके L तक इसकी प्रोविजंस हुआ करते थे। क्योंकि अब बीएनएसएस तो नई बनी है,
तो उसमें ABCD डालने की जरूरत है नहीं। ABCD तो इसलिए इंसर्ट करते थे क्योंकि अमेंडमेंट से जिन प्रोविजंस को इंसर्ट किया जाता था उनके लिए। तो यहाँ पे इनको प्रॉपर सेक्शन नंबर मिले हैं, 289 से लेके 300 तक की प्रोविजंस है, प्ली बार्गेनिंग को लेके है। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो BNSS में इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद में 272, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगी। तो जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनकी कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अब ये सेक्शन जो है वो 307 में पहुंच चुका है। उसके बाद में 306, जहां पे पार्डन दिया जाता था एकम्प्लिश, यानी जो सह अपराधी है उसको क्षमादान दिया जाता था 306 में, अब ये प्रोविजन 343 में पहुंच चुका है। 320 जो कंपाउंडेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस की बात करता था, राजीनामा सेटलमेंट की बात करता था, 320 इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था, अब ये 359 बन चुका है। सेक्शन नंबर 353 जिसमें निर्णय जजमेंट, यहाँ पे एक मेन चेंज हुआ है, जानेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में कि क्या चेंज है वो। 353 जो जजमेंट का सेक्शन था अब वो 392 बन चुका है, ठीक है। फिर 357 जो अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, अब ये 396 बन चुका है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। फिर 401 CRPC की 360, हालांकि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आने के बाद में इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, लेकिन अब ये सेक्शन पता तो होना चाहिए आपको कि BNSS के सेक्शन नंबर 401 में आ चुका है, जहां पे प्रोबेशन पर और एडमोनिशन पे रिलीज किया जा सकता है अपराधी को। उसके बाद में सेक्शन नंबर 362 जो ये कहता था कि कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट में ऑल्टर नहीं कर सकती है सिवाय अर्थमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक के, तो ये सेक्शन 362 अब ये बन चुका है 403। उसके बाद में 372 से लेकर 392 तक जो अपील का चैप्टर था जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये अब बन चुका है 413 से लेके 435 तक। उसके बाद में 339 जो बताता था सेशन कोर्ट की रिविजनल पावर, अब ये बन चुका है 440। सेक्शन नंबर 404 जो बताता है हाई कोर्ट की रिविजनल पावर, अब ये बन चुका है 442। सेक्शन नंबर 406 से लेके 412 जो बताता है कि क्रिमिनल केसेस जो है उनका ट्रांसफर के रिगार्डिंग प्रोविजंस, अब ये बन चुका है 446 से लेके 452 तक। उसके बाद में अगर स्त्री प्रेग्नेंट है तो उसका मृत्युदंड है तो उसको मुलतवी कर दिया जाता था। ये प्रोविजन CRPC में 416 में पढ़ते थे और अब ये BNSS के सेक्शन नंबर 456 में आ चुका है। उसके बाद में बेल की रिगार्डिंग प्रोविजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिनका पता एक लॉ स्टूडेंट को तो होना ही चाहिए, बल्कि जो लॉ स्टूडेंट्स नहीं भी है उनको भी ये कुछ बेसिक प्रोविजंस होते हैं जिनका पता होना चाहिए। तो 436 बात करता था बेल इन बेलेबल ऑफेंस, अब ये प्रोविजंस जो है वो 478 में आ चुका है, इन वोट केसेस बेल टू बी टेकन। फिर 437 जो बात करता था बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, अब ये सेक्शन बन चुका है 480 व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करना या ना करना ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है, जबकि बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट हमेशा ही बेल ग्रांट करता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल प्राप्त करना एक अभियुक्त का अधिकार होता है और साधिकार वो उसकी मांग कर सकता है। 438 जिसमें एंटिसिपेटरी बेल की रिगार्डिंग प्रोविजन था, अब ये 482 बन चुका है BNSS का कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, ये जो एंटिसिपेटरी बेल है ये हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर की जा सकती है। फिर 439 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था जिसमें सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट की स्पेशल पावर थी रिगार्डिंग द बेल, अब ये सेक्शन बन चुका है 483 जिसमें स्पेशल पावर दे रखी है हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की रिगार्डिंग द बेल। उसके बाद में सेक्शन नंबर 460 एंड 461
ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हुआ करते थे, क्योंकि ये इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताओं की बात करता है। तो कुछ अनियमितताएं ऐसी होती थी जो मजिस्ट्रेट अगर कर लेता था तो वो कार्यवाही विशिएट नहीं होती थी, लेकिन कुछ अनियमितताएं इतनी मटेरियल हुआ करती थी जो अगर मजिस्ट्रेट कर लेता था, अगर उसके पास अधिकारिता नहीं होती और वो कर लेता तो वो कार्रवाई को विशिएट कर देती थी। तो 460 बात करती थी उन इरेगुलरिटीज के बारे में जो कार्रवाई को विशिएट नहीं करती थी। अब ये सेक्शन बन चुका है 506 और वो इरेगुलरिटीज जो कार्रवाई को विशिएट करती है ये 461 हुआ करता था और ये अब बन चुका है 507। उसके बाद में हम बात करते हैं लिमिटेशन पीरियड की। तो 468 बताता था कि बार टू टेकन कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि एक बार परिसीमा काल समाप्त हो गया है तो उसके बाद में संज्ञान नहीं ले सकते हैं। ये प्रोविजन 468 का जो था वो 514 में आ चुका है। और हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर जो 482 में हुआ करती थी अब वो आ चुकी है 528 में। देखो कुछ नहीं करना, 4 का 5 हो गया और ये जो 28 है ना, ये जो 82 है इसको उल्टा कर दो तो ये 5 बन गया 528। तो 528 हो चुकी है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर अभी के लिए आपने पूरी बीएनएसएस को नहीं पढ़ा है तो भी इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो इससे आपको मेन प्रोविजंस पता लग जाएंगे एटलीस्ट कि कौन सा सेक्शन अब कहाँ पर आ गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।